नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साहित्य 24/7 में। दोस्तों, अभी आरपीएससी ने हाल ही में जो 2024 में जो संस्कृत विभाग की जो भर्तियां निकाली थी, उसी के अंतर्गत अभी जस्ट नया ही पाठ्यक्रम जारी किया है। तो दोस्तों, आज हम उसी पाठ्यक्रम के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे हिंदी विषय में जो 150 प्रश्न होते हैं सेकंड पेपर में, उसका जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे कि कहाँ से क्या क्या दिया गया है, क्या क्या हटाया गया है, क्या क्या जोड़ा गया है। दोस्तों, जो मैं ये जानकारी दे रहा हूँ आपको, यह बिल्कुल ही ऑफिशियल है, आरपीएससी की वेबसाइट पर है, और उसी के आधार पर मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। इसमें कोई किंतु परंतु का सवाल नहीं उठता। तो दोस्तों, हम पाठ्यक्रम की आज शुरुआत करते हैं। जो हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमारा जो सिलेबस है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि कितना क्या मैटर है, कैसे कहाँ से क्या क्या प्रश्न उठाए जाएंगे। दोस्तों, एक आपसे विनम्र निवेदन है कि कोई भी मैसेज या जो कमेंट करते हैं, वो ऐसे कमेंट ना करें कि उसके अलग अलग रिप्लाई मुझे देने पड़े। दोस्तों, सबसे मेन बात बताऊं तो मैं आपके लिए जो एकदम सटीक बातें होती हैं ना, वही आपको बताने की कोशिश करता हूं। आप लोगों में से बहुत से दोस्त ये भी मानते हैं कि क्या है कि मैंने जो पिछला जो सिलेबस डाला था, उसमें बोल रहे हैं कि सर इसमें कुछ चेंज है क्या, या मतलब जो नॉर्मल रेगुलर जो एग्ज़ाम होते हैं, लोक सेवा आयोग आरपीएससी करवाती है, तो उसमें और इस पाठ्यक्रम में कोई फेरबदल है क्या। अरे भाई, उसके ऊपर आप टेंशन मत लो। उसके ऊपर मैं आपको अगर कोई भी सूचना आती है तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर अवगत करवाऊंगा। और रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस एकदम जो आरपीएससी की साइट पे डला हुआ है, सेम टू सेम वो का वो सिलेबस समझाने की कोशिश करूंगा आपको। तो दोस्तों, हम सिलेबस की शुरुआत करते हैं। कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे, उनके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, इसने अब जो पाठ्यक्रम बनाया है, उसमें 3 खंड बनाए और 3 खंडों का डिवाइडेशन किया है अलग अलग तरीके से। तो उसी के आधार पर हम चर्चा शुरू करते हैं। तो जब सबसे पहला जो खंड है, खंड 1, जो खंड 1 है, इस खंड 1 में क्या क्या लिया गया है। खंड 1 से लिया गया है हमारा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर। कौन सा? माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर से, ठीक है। और इस माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर से क्या क्या चीजें ली गई हैं, वो मैं आपको विगतवार सभी कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। तो जो सबसे पहला बिंदु है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर में, उसमें से जो सबसे पहला बिंदु है वो लिया गया है हमारा वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में दोस्तों क्या है कि जो स्वर और व्यंजन है ना, स्वर व व्यंजनों का सिर्फ वर्गीकरण लिया गया है, ठीक है। स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण, इसमें बस यही लिया गया है दोस्तों, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद में स्वरों का शब्दों का वर्गीकरण, शब्द वर्गीकरण, शब्द वर्गीकरण सिर्फ और सिर्फ स्रोत के आधार पर लिए गए हैं, और स्रोत के आधार पर और स्रोत के आधार पर में जो लिया गया है ना, उसमें लिए गए हैं क्या क्या, तत्सम, तद्भव और सिर्फ विदेशी शब्द, ठीक है भाई।
इसमें सिर्फ ये लिया गया है तत्सम तद्भव और विदेशी शब्द। दूसरा जो शब्द वर्गीकरण लिया गया है, शब्द वर्गीकरण या बोलें तो शब्द वर्गीकरण, जो व्याकरण आधारित है, व्याकरण आधारित शब्द वर्गीकरण जो व्याकरण आधारित है, इसमें हमारे लिए गए हैं विकारी एवं अविकारी शब्दों का परिचय। विकारी एवं अविकारी शब्दों का परिचय। एक तो ये हो गया विकारी और अविकारी शब्दों का परिचय, और इसके भेद है वो, और एक उपभेद, भेद और उपभेद। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में जो नेक्स्ट बिंदु लिया गया है वो लिया गया है व्याकरण की कोटियों से संबंधित। व्याकरणिक, माफ कीजिएगा, व्याकरणिक व्याकरणिक कोटियां। व्याकरणिक कोटियां, जो व्याकरण की जो कोटियां हैं उनमें से लिए गए हैं कि लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य। लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य। वाच्य, माफ कीजिएगा, ये चाहे अधूरा है, आधा है, स्वर रहित है। इसके बाद ली गई है हमारे स्वर रचना, शब्द रचना। शब्द रचना, शब्द रचना में लिए गए हैं संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। बस संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, इसके बाद में लिया गया है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञान में क्या क्या लिया गया है? शब्द ज्ञान में लिया गया है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द, अनेकार्थ शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, इसके बाद में लिया गया है वाक्य रचना। ये शब्द जहां तक हो गया, इसके बाद में है वाक्य रचना। दोस्तों इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद में वाक्य जो रचना है, वाक्य रचना, वाक्य रचना में क्या क्या लिया गया है? वाक्य रचना में लिया गया है वाक्य का स्वरूप, वाक्य का स्वरूप, उसके बाद में वाक्य के स्वरूप के बाद में पदक्रम, पदक्रम, फिर इसके अंग,
भेद और उपभेद। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में अलग अलग से टॉपिक पॉइंट जो बना के लिख रहा हूं मैं, वो है शब्द शुद्धिकरण है, शब्द शुद्धिकरण। ठीक है, शब्द शुद्धिकरण के बाद में है हमारा वाक्य शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण। ठीक है, इसके बाद में विराम चिन्हों का परिचय। ये अलग अलग बिंदु हैं, विराम चिन्हों का परिचय। ठीक है, इसके बाद में विराम चिन्हों के परिचय के बाद में है हमारे पास मुहावरे एवं लोकोक्तियां। मुहावरे एवं लोकोक्तियां। उसके बाद में अपठित गद्यांश और पद्यांश आधारित प्रश्न। अपठित गद्यांश और पद्यांश आधारित प्रश्न। भाई अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश आधारित जो प्रश्न है ना दोस्तों, वो क्या है, उनमें जो हमारे ये चल रहे हैं ना कि भी व्याकरण की कोटियां हो गई, शब्द रचना हो गई, शब्द ज्ञान हो गया, ये जो प्रश्न बनते हैं ना इसके, ये इसी से बनते हैं। जो अपठित गद्यांश होता है और अपठित पद्यांश होता है, आप इसका एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं बता दूंगा आपको। एक मिनट रुकना। हमने कहां तक, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया था, अब हम यहां से ले लेंगे। ठीक है, तो मैं खंड 2 स्टार्ट कर रहा हूं। खंड 2, खंड 2, खंड 2 में हमारा जो होगा वो क्या होगा, स्नातक स्तर से होगा। स्नातक स्तर होगा ना, वो खंड 2 से होगा। ठीक है, स्नातक स्तर में क्या होगा दोस्तों, स्नातक स्तर में होगा हमारे सबसे पहले जो पहला बिंदु होगा, स्नातक स्तर में कितने बिंदु हैं, स्नातक स्तर में कुल मिला के 3 बिंदु हैं। कौन कौन से, सबसे पहला है जो काव्य शास्त्र को लेकर है, उसके ऊपर लगा लेंगे हम हेडिंग एक, काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र का जो पोर्शन है ना स्नातक स्तर से, उसमें क्या क्या लिया गया है, सबसे पहले लिया गया है शब्द शक्तियों के भेद व उदाहरण। जो पहला बिंदु है क्या है, शब्द शक्तियों के भेद व उदाहरण, ये हो गया। इसके बाद में जो दूसरा बिंदु लिया गया है वो लिया गया है काव्य से, जिसमें क्या क्या है, काव्य की रीतियां। काव्य की 3 रीतियां होती हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। उन तीनों रीतियों के बारे में पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद में काव्य के गुण, काव्य के गुण। अब काव्य के तीनों गुणों के बारे में पूछा गया है। इसके बाद में काव्य के गुणों के बाद में काव्य के दोष, काव्य के दोष, काव्य के दोष। काव्य के दोष में स्पेशल दिए गए हैं हमारे पास, एक तो है श्रुति कटुत्व, श्रुति कटुत्व दोष जो है वो। ठीक है, श्रुति कटुत्व दोष। एक ग्राम्यत्व दोष, ग्राम्यत्व दोष। ठीक है, उसके बाद में अप्रीतित्व
अप्रतीत्व दोष। इसके बाद में दिया गया है क्लिष्टित्व, क्लिष्टत्व दोष। उसके बाद में जो अंतिम दिया गया है वो है दुष्क्रमत्व दोष। ठीक है, ये दोष दिए गए हैं। ये तो हो गया हमारा काव्य को लेकर। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों हमारा जो अगला बिंदु दिया गया है वो दिया गया है किसको लेकर? अलंकार को लेकर। अलंकार को लेकर अब अलंकारों में क्या क्या लिया गया है? हमारे लिया गया है श्लेष, श्लेष अलंकार। उसके बाद में यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगति, संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास, और अंतिम जो दिया गया है वह है मानवीकरण। ये हो गए हमारे अलंकार, ये अलंकार दिए गए। तो दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा? इसके बाद में हमारा जो है वो है छंद। छंद, छंद कौन कौन से लिए गए हैं दोस्तों? छंद लिए गए हैं, एक तो लिया गया है द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित छंद। इसके बाद में जो छंद लिया गया है वो है हरिगीतिका, हरि गीतिका। हरि गीतिका के बाद में जो छंद लिया गया है वो है कवित्त, कवित्त। फिर लिया गया है सवैया। भाई जो सवैया और जो कविता छंद है ना वो कंप्लीटली लिए गए हैं सारे के सारे, इसमें जो मैं बता रहा हूं। इसके बाद में लिया गया है हमारा दोहा, ठीक है। दोहा के बाद में लिया गया है हमारा चौपाई, जो अंतिम है वो क्या है? चौपाई। ठीक है, ये हो गए हमारे छंद का जो पोर्शन है वो। इसके बाद में दोस्तों लिया गया है हमारा रस। रस में क्या क्या लिया गया है? रस में लिया गया है ज्यादा कुछ नहीं है, रस का स्वरूप है, ठीक है। इसके बाद में रस के स्वरूप के बाद में रसावयव है, और रसावयव के बाद में जो हमारा है वो क्या है? उसके भेद, रसावयव और रस के भेद, ये हमारा हो गया रस को लेकर के। इसके बाद में दोस्तों हमारा जो काव्य शास्त्र का जो पोर्शन है ना वो हमारा इन लोगों ने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद में जो हमारा जो ब खंड, जो ब पोर्शन चालू किया है, काव्य शास्त्र खत्म हो गया। इसके बाद में जो ब है हमारा वह है हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर, हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसमें नामकरण और काल विभाजन को भी जोड़ा भाई, नामकरण और काल विभाजन, नामकरण और काल विभाजन, ठीक है।
अब देखिए, जो नामकरण और काल विभाजन को जोड़ करके इसने अलग अलग वो बताई हैं इन्होंने। सबसे पहले जो आदिकाल है हमारा, आदिकाल, आदिकाल में इन लोगों ने डाला है माफ कीजिएगा, काव्य की धाराएं, काव्य धाराएं, ठीक है। इसके बाद में जो काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं, प्रवृत्तियां वो, और जो इसमें आदिकाल में इसकी जो प्रमुख रचनाएं और इसके रचनाकार, प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार, कार, ठीक है। इसके बाद में लिया है भक्ति काल। भक्ति काल में भी यही जो सेम है ना, ये का यही, सबसे पहले काव्य धाराएं, ठीक है। इसके बाद में इसकी प्रवृत्तियां, इसके बाद में इसकी प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार, एवं रचनाकार, ठीक है। इसके बाद में रीतिकाल। रीतिकाल में भी काव्य की धाराएं, इसकी प्रवृत्तियां और इसके प्रमुख रचनाएं और इसके रचनाकार, ठीक है। यह तो हो गया भक्तिकाल, आदिकाल और रीतिकाल। इसके बाद में आधुनिक काल है, उसको थोड़ा सा बदला है। आधुनिक काल में क्या क्या किया है? आधुनिक काल, आधुनिक काल में देखिएगा, आधुनिक काल में है पद्य का विकास, पद्य का विकास। आधुनिक काल में जो पद्य का जो विकास हुआ है वो किस किस को लेकर के? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया, छायावाद, प्रगतिवाद, और जो नई कविता, नई कविता हो गया ये इतना। इसके बाद में दोस्तों आधुनिक काल का जो दूसरा पोर्शन बनाया है इन लोगों ने, जो गद्य का विकास बताया है आधुनिक काल में ही, ये ऐसे एरो करके बना देता हूं मैं। इसमें क्या है? गद्य का विकास है। किन किन को लेकर है गद्य का विकास? गद्य का विकास है सिर्फ और सिर्फ कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध और संस्मरण। कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध और जो संस्मरण है वो संस्मरण। कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध और संस्मरण, ठीक है। इसके बाद में जो अंतिम जो स ऑप्शन दिया गया है, सहभाग जो बनाया है, वो सहभाग किसको लेकर के है? सहभाग है, उसमें जोड़ा है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास हो गया। इसके बाद में हिंदी भाषा में ही इसमें जो जोड़ा है वह है हिंदी एवं उसकी बोलियों का सामान्य परिचय।
हिंदी एवं उसकी बोलियों का सामान्य परिचय। हिंदी और उसकी बोलियों का सामान्य परिचय हो गया। और जो अंतिम जो है वह है देवनागरी लिपि। भाई देवनागरी लिपि, इसका विकास कहां से हुआ, कैसे इसका उद्भव हुआ, वो सब कुछ ठीक है। तो अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो हमारा खंड 2 है ना वो कंप्लीट खत्म हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं खंड जो तीसरा है उसकी तरफ। खंड 3। अब खंड 3 है वह है हिंदी शिक्षण एवं शिक्षण विधियों को लेकर। क्या है? अरे माफ कीजिएगा भाई, ये खंड 3 नहीं हुआ है अभी स्टार्ट। अभी इसमें जो द पोर्शन है ना वो और बच रहा है, द पोर्शन। ठीक है, तो वो द पोर्शन कर लेते हैं, उसके बाद में हम बढ़ेंगे आगे की ओर। द पोर्शन में क्या क्या है? द पोर्शन में हमारे है, सबसे पहला है कबीर की जो ग्रंथावली है ना उसके बारे में। कबीर, मैं पॉइंट बना बना के लिख देता हूं, वैसे ही लिख लीजिएगा। कबीर ग्रंथावली, ठीक है। कबीर ग्रंथावली है, इसका जो साखी है ना, साखी भाग, साखी, माफ कीजिएगा, साखी है ये, ठीक है। साखी जो भाग है ना, इसे साखी भाग का जो प्रथम अंग है, जो प्रथम 5 अंग है वो साखी, इसके प्रथम 5 अंग, प्रथम 5 अंग, साखी जो भाग है इसके प्रथम 5 अंग। और जो दूसरा एवं प्रथम 10 पद, एवं इसके प्रथम 10 पद, ठीक है भाई। साखी के प्रथम 5 अंग और 10 पद, ठीक है ये। लेकिन जो ये साखी है इसका जो संपादक है वो श्याम सुंदर दास का है। कबीर ग्रंथावली में जो साखी है इसका संपादक है ना, संपादक वो श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास जी ने कबीर ग्रंथावली का संपादन किया था, ठीक है। और उसी का जो एक भाग है वो साखी है। और साखी के जो प्रथम 5 अंग हैं वो, और प्रथम जो 10 पद हैं वो लिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद में भाई जो नंबर 2 पे है वो है तुलसीदास। तुलसीदास जी, अब तुलसीदास जी का जो है वो क्या है, हमारे रामचरितमानस है, रामचरितमानस। और रामचरितमानस में सिर्फ और सिर्फ क्या है, बालकांड। वो जो हमारे सिलेबस में जोड़ा है ना वो सिर्फ बालकांड जोड़ा है रामचरितमानस का, तुलसीदास जी का। इसके बाद में नंबर 3 पे आते हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी हो गए, कभी सूरदास जी, सूरदास जी। और सूरदास जी का क्या है, जो भ्रमर गीत सार है ना, जो 3 भ्रमर गीत लिखे हैं उन्होंने, वो भ्रमर गीत सार है, उसके प्रथम 20 पद, भ्रमर गीत सार, इसके प्रथम जो 20 पद है ना वो प्रथम 20 पद। लेकिन संपादक किसका होना चाहिए, रामचंद्र शुक्ल का। संपादक जो किया है वो क्या है, रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। ये स्पष्ट लिखा है ना भाई, इसी में से प्रश्न आएंगे, इसके अलावा बाहर से नहीं आएंगे कि भाई जो अगर कोई दूसरे ने संपादन किया है तो उसमें से प्रश्न बन जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में है मीराबाई। मीराबाई
और मीराबाई की जो पदावली है वो पदावली पदावली है ना, मीरा की पदावली, या इसको ऐसे भी बोलते हैं मीरा पदावली। ठीक है, जो मीरा की जो पदावली है, इसके जो प्रथम 20 पद हैं वो होने चाहिए, और संपादक होना चाहिए इसका परशुराम चतुर्वेदी। प्रथम 20 पद, ठीक है। और जो संपादक, इसका जो संपादन है ना, संपादक संपादक कौन है? परशुराम चतुर्वेदी, उनके होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद में भाई बिहारी रत्नाकर के जो प्रथम 20 दोहे है ना, वो बिहारी रत्नाकर, इसके क्या है? प्रथम 20 दोहे। ठीक है, इसके बाद में है सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण। और सूर्यमल मिश्रण जी का जो एक बहुत ही बड़ा अच्छा ग्रंथ है वीर सतसई, वीर सतसई, इसको लिया गया है। इसके जो प्रथम 20 दोहे हैं वो होने चाहिए, प्रथम 20 दोहे। और जो प्रथम 20 दोहे हैं ना, इसका जो संपादन किया वीर सतसई का, उसके जो संपादक है ना, वो संपादक होने चाहिए, संपादक नरोत्तम दास, नरोत्तम दास स्वामी। ठीक है, स्वामी। दूसरे इसी के जो संपादक हैं, इसके हैं नरेंद्र भानावत, साथ में ही है ये, नरेंद्र भानावत। और जो एक और है वो है लक्ष्मी कमल, लक्ष्मी कमल। ठीक है, ये हो गए। इसके बाद में द पोर्शन चल रहा है हमारा रामधारी सिंह दिनकर जी का जो कुरुक्षेत्र है वो लिया गया है, रामधारी सिंह दिनकर, इनका जो कुरुक्षेत्र है ना, कुरुक्षेत्र ग्रंथ वो लिया गया है। और उस जो कुरुक्षेत्र ग्रंथ है ना, इसका जो प्रथम सर्ग है ना, सिर्फ वो ही हमारे सिलेबस में लिया गया है, प्रथम सर्ग। अभी ये प्रथम सर्ग हो गया रामधारी सिंह दिनकर का। अब इसके बाद में जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी, जयशंकर प्रसाद जी की जो कामायनी है ना, वो ली गई है, कामायनी। इसका जो श्रद्धा सर्ग है ना, वो लिया गया है भाई, श्रद्धा सर्ग। बहुत ही अच्छा, मैं मानता हूं ये जो सिलेबस है ये बहुत ही अच्छा सिलेबस है, ये हमारे जो यहाँ पे अब जोड़ा गया है। ठीक है, इसके बाद में भाई जो हमारा क्या ये कामायनी हो गई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक निबंध है चिंतामणि, वो लिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका जो निबंध है चिंतामणि, चिंतामणि। इसका जो भाग 1 है ना, निबंध का भाग 1 चिंतामणि का, उसमें से क्या क्या जोड़ा गया है? जो भाग फर्स्ट है, इसमें केवल उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, देखो इसके बहुत से पार्ट हैं, इसमें जोड़ा गया है। केवल, केवल मैं लिख रहा हूं कि भाई समझ में आ जाए, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति। ठीक है, और भक्ति, एक तो ये पोर्शन हो गया उत्साह, श्रद्धा और भक्ति वाला। ठीक है, और एक ही इसमें जोड़ा गया है लोभ और प्रीति, लोभ और प्रीति। ठीक है, ये हो गया, तो ये जोड़े गए हैं भाई। इसके बाद में और आगे बढ़ेंगे, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है एक जो मोहन राकेश है, उनका जो है बहुत ही प्रसिद्ध निबंध लहरों के राजहंस। मोहन राकेश जी का लहरों के राजहंस को जोड़ा गया है, और एक जोड़ा गया है हमारे यादवेंद्र शर्मा चंद्र जो है ना उनका, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, इनका है हमारा खून का टीका। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जो कहानियां हैं, कुछ कहानियां जोड़ी गई हैं। कहानियां कितनी हैं? ये 4 कहानियां जोड़ी गई हैं। कौन कौन सी? पहली उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बहुत प्रसिद्ध कहानी है, उसने कहा था। कौन है राइटर? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये हमारे राजस्थान से बिलोंग करते हैं भाई, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है। नंबर 2 है पूस की रात। सभी को पता होगा, प्रेमचंद जी की बहुत ही अच्छी कहानी है, प्रेमचंद। ठीक है। नंबर 3 जो कहानी जोड़ी गई है वह हमारी जोड़ी गई है पटाक्षेप नहीं होगा, हेतु भारद्वाज जी की। पटाक्षेप नहीं होगा, हेतु भारद्वाज जी की। बहुत ही अच्छी कहानी है, मैंने पढ़ी है। नंबर 4 उजाले के मुसाहिब, विजयदान देथा जी। उजाले के मुसाहिब, विजय दान देथा। बहुत ही अच्छी कहानियां जोड़ी हैं। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे नंबर खंड 3 की ओर। ठीक है, ले लिया होगा। अब जो हमारा है वह है खंड 3। खंड 3, और खंड 3 में हमारे हैं क्या है? शिक्षण, हिंदी शिक्षण और शिक्षण विधियां। हिंदी शिक्षण और शिक्षण विधियां। हिंदी शिक्षण और शिक्षण विधियां जो हैं उनको लेकर के एक बिंदु है हमारे हिंदी में, वो जोड़ा गया। ठीक है। और उसके अंदर क्या क्या जो 2 भाग बनाए गए हैं, एक तो ए और एक प, वो मैं आपको समझा देता हूं। भाग ए है, उसमें क्या क्या है? उसमें है भाषाई कौशलों के विकास हेतु, लिख लो, भाषाई कौशलों के विकास हेतु, जो हमारे भाषा के जो कौशल है ना उनके जो विकास है ना, उनके लिए निम्नांकित पक्षों के स्वरूप का शिक्षण। निम्नांकित पक्षों के स्वरूप का शिक्षण। अब वो पक्ष कौन कौन से हैं जिनका शिक्षण करना है हमें? वो पक्ष है मेरे भाई, सबसे पहला है श्रवण, ठीक है। श्रवण के बाद में उच्चारण, उच्चारण
उच्चारण के बाद में है वर्तनी, वर्तनी, वर्तनी के बाद में है हमारे जो जोड़ा गया है वो है वाचन। वाचन कौन कौन से जोड़े गए हैं? वाचन दो जोड़े गए हैं, सस्वर और मौन। संकेत वाचन को इसमें नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। इसके बाद में वही जोड़ा गया है अभिव्यक्ति, और अभिव्यक्ति भी दो ही जोड़ी गई हैं, लिखित और मौखिक। लिख देता हूं मैं, लिखित और मौखिक, ठीक है। ये है। इसके बाद में हिंदी की विभिन्न विधाओं का शिक्षण, हिंदी की विभिन्न विधाओं का शिक्षण। अब हिंदी की जो विभिन्न विधाएं हैं उनका शिक्षण, और उसमें जो विधा कौन कौन सी है वह, और इसके अनुसार इसमें शिक्षण और शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां, ठीक है। और जो ये हिंदी की जो विभिन्न विधाएं हैं इसका जो शिक्षण है, शिक्षण विधियां एवं पाठ योजना निर्माण, पाठ योजना का निर्माण करते हैं ना वो, पाठ योजना निर्माण, ठीक है, पाठ योजना निर्माण। इसके बाद में पाठ योजना कौन कौन सी? सिर्फ दो, इकाई और दैनिक, इकाई पाठ योजना और दैनिक पाठ योजना, ठीक है, इकाई और दैनिक पाठ योजना। फिर है गद्य शिक्षण, इसी में गद्य, गद्य शिक्षण। फिर इसके बाद में जो है हमारे वो है पद्य शिक्षण, फिर व्याकरण शिक्षण, व्याकरण शिक्षण के बाद में नाटक वो रचना शिक्षण, रचना शिक्षण, और रचना शिक्षण के बाद में हमारे कहानी शिक्षण, कहानी शिक्षण के बाद में नाटक शिक्षण। और कुछ भी नहीं पढ़ना, और ये सिर्फ 5-5 मिनट की टॉपिक है, ज्यादा बड़े नहीं है। आप ऐसे मत सोच जाना कि ये तो बहुत बड़ा सिलेबस है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, छोटा सा सिलेबस है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसके बाद में जो बै है वो बै बता देता हूं। इसमें बै में 3 हमारे बिंदु बनाए गए हैं, कौन कौन से? भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण, ठीक है। भाषा शिक्षण में निदानात्मक व उपचारात्मक, निदानात्मक परीक्षण व उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारा। एक इसका जो दूसरा बिंदु है वो है भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग, भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग, ठीक है। और एक जो अंतिम जो है वह है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, और मूल्यांकन कैसा? सतत एवं समग्र। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन
और मूल्यांकन कैसा, सतत व समग्र मूल्यांकन। ये तो हो गया, ठीक है। इसके बाद में ये जो मूल्यांकन है वो कहाँ कहाँ पे होगा, पाठ के अंतर्गत, पाठ्यांतर्गत व पाठोपरांत दोनों। अंतर्गत व मूल्यांकन। तो ये है हमारा भाई हिंदी का सिलेबस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में हम क्या है कि थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और थोड़ा और कुछ भी बताऊंगा मैं। ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया। इसमें हमारे सिलेबस हो जाने के बाद में मैं आपको एक बात बता देता हूँ, और वो बात ये है कि हमारा जो ये पोर्शन है ना, ये जो पेपर है ना, इसमें क्या क्या सीन है, कैसा है, वो बता रहा हूँ। इसमें भाई 300 अंक होंगे, 300 अंक, 300 अंक। और पर प्रश्न कितने अंक, 2 अंक। एक प्रश्न 2 अंक। तो प्रश्न कितने, 150 प्रश्न, ठीक है। 150 प्रश्न, 150 इंटू 2 बराबर 300 अंक, ठीक है। ये हो गया। इसका टाइम होगा, जो समय होगा, समय अवधि कितनी होगी, 2.5 घंटे, 2 घंटे और 30 मिनट, ठीक है। 2.5 घंटे इसकी समय अवधि होगी। इसका पार्टों का जो डिवाइडेशन किया गया है, जो हमने खंड बनाया ना, देख लो। अब लिखो खंड 1, खंड 1, खंड 1 है ना, जो खंड 1 वो कितना होगा, वह होगा 180 अंक का, 180 अंक, मतलब कि 90 प्रश्न। और खंड 1 में क्या है, कौन सा स्तर है हमारा, खंड 1 का जो स्तर है ना, वो क्या है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर। और उच्च माध्यमिक स्तर, ठीक है, ये है। इसके बाद में जो खंड 2 है, वो खंड 2, खंड 2 में क्या है, खंड 2 में है 80 अंक का मैटर, 80 अंक, ओनली फॉर 80 अंक। और कितने प्रश्न होंगे, 40 प्रश्न, ठीक है। ये जो खंड 2 है, यह है स्नातक स्तर, स्नातक स्तर। इसके बाद में जो हमारा खंड 3 है, खंड 3, ये क्या है, ओनली ऑन हिंदी शिक्षण विधियां से संबंधित। और ये कितने अंक का, 20 अंक, नहीं सॉरी 40 अंक, 40 अंक, यानी कि 20 प्रश्न। क्या है इसमें, हिंदी शिक्षण और शिक्षण विधियां, हिंदी शिक्षण और शिक्षण विधियां, ठीक है। तो ये हमारा जो मैटर था कंप्लीट है, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे हम, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम हमारी क्लासें भी जारी हैं और उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है, ये अच्छे से समझ में आई होगी। इसी के साथ हम आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, और आपसे निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करें। आप साथ देंगे, आपका अपना चैनल है, अगर आप ही साथ ना देंगे तो फिर कौन साथ देगा भाई। मोटिवेशन हमें भी चाहिए। ये जो आपके लिए जो बनाते हैं, कोई भी हम कंटेंट लेके आते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो आपसे निवेदन ही कर सकता हूँ, आप बहुत ही अच्छे हैं, समझदार भी हैं। कोशिश करूँगा कि आप, कोशिश करना कि आप
इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।